नमस्कार। प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के अधिकांश जिलों में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पिछले 3 दिनों से रुक रुक कर हल्की से तेज बारिश हो रही है। इससे नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। मौसम विभाग ने 13 जुलाई तक प्रदेश में वर्षा जारी रहने का अनुमान जताया है। विभाग की ओर से कल बिजनौर और मुरादाबाद तथा आसपास के इलाकों में भारी बारिश की आशंका को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अमरोहा, संभल, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, बदायूं और आसपास के इलाकों में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आंचलिक मौसम केंद्र लखनऊ के मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि प्रदेश में बारिश के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। वर्तमान परिस्थिति की बात करें तो मानसून द्रोणी जो है वो एक्टिव है और इस समय प्रदेश के मध्यवर्ती हिस्सों से होकर गुजर रही है, लखनऊ से होते हुए पास हो रही है। और इसके अतिरिक्त उत्तर पूर्वी राजस्थान और इसके आसपास के एरिया में एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिसके कारण उत्तर प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश होने के लिए परिस्थितियां अनुकूल है। और अगर हम आने वाले दिनों में चेतावनी की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 13 जुलाई तक कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। गोरखपुर से चलकर लखनऊ आ रही वंदे भारत एक्सप्रेस पर आज अयोध्या के रौनाही सोहावल के पास कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजकरण नायक के मुताबिक गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने बताया कि कुछ दिन पहले उनकी 6 बकरियां ट्रेन की चपेट में आ गई थीं। इससे क्षुब्ध होकर उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। विश्व जनसंख्या दिवस पर आज वाराणसी में मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय से जन जागरूकता रैली निकाली गई। रैली को पूर्व राज्य मंत्री और शहर दक्षिण के विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जनसंख्या स्थिरता के लिए छोटा और सुखी परिवार का होना बहुत जरूरी है। स्थिर जनसंख्या के साथ ही हम विकास की अलग अलग योजनाओं की रचना कर सकते हैं। उन्नाव के सभी विकास खंडों में विश्व जनसंख्या दिवस पर जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त तक बढ़ा दी है। ये पुरस्कार वीरता, खेल, समाज सेवा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कला और संस्कृति तथा नवाचार के क्षेत्र में दिया जाता है। मंत्रालय ने बताया कि कोई भी भारतीय जिसकी आयु आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक 18 वर्ष से अधिक नहीं है, पुरस्कार के लिए आवेदन कर सकता है। कोई अन्य व्यक्ति भी किसी योग्य बच्चे को पुरस्कार के लिए नामांकित कर सकता है। वाराणसी में मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा और जिलाधिकारी एस राजलिंगम की अध्यक्षता में बिजली विभाग की बैठक आयोजित हुई। इसमें मंडलायुक्त ने शहर में हो रही अवैध बिजली कटौती को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए इस पर तत्काल रोक लगाने को कहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 7 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। इसमें सोनभद्र के ओबरा में 800 मेगावाट के 2 पावर प्लांट स्थापित करने समेत कई अन्य विभागों के प्रस्ताव शामिल हैं। मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने पत्रकारों को बताया कि ये पावर प्लांट उत्तर प्रदेश का पहला अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट होगा। सरकार ने पहला प्लांट 50 महीने और दूसरा प्लांट 56 महीने में स्थापित होने की संभावना जताई है। दोनों प्लांट पर कुल लागत 17,985 करोड़ रुपए आएगी। मंत्रिपरिषद की बैठक में रामपुर में शाहाबाद रामपुर बाजपुर मार्ग के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए 2 अरब 5 करोड़ 36 लाख 51 हजार रुपए का अनुमोदन हुआ है। ये मार्ग रामपुर शाहाबाद से शुरू होकर उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट तक जाता है। इसके अलावा बैठक में मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी कॉरिडोर के विस्तारीकरण के संबंध में प्रस्ताव पास हुआ है। चित्रकूट में रानीपुर टाइगर रिजर्व पार्क क्षेत्र में पर्यटन विकास के लिए लैंड बैंक चिन्हांकन संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। बैठक में भारत सरकार के मिशन वात्सल्य योजना को राज्य सरकार द्वारा अंगीकार करने का प्रस्ताव पास हुआ है। इसके तहत विधि विरुद्ध कार्यों में लिप्त बच्चों का पुनर्वास किया जाएगा। इसके अलावा केंद्र सहायतित मेडिकल कॉलेज योजना के संबंध में प्रतापगढ़ स्वशासी मेडिकल कॉलेज के जर्जर भवनों के ध्वस्तीकरण के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। मंत्रिपरिषद ने कुशीनगर में जिला कारागार निर्माण हेतु चयनित भूमि को कारागार विभाग को हस्तांतरित करने के संबंध में प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। इसके साथ ही हाथरस में कारागार निर्माण के लिए 184 करोड़ 94 लाख धनराशि की स्वीकृति दे दी गई है। प्रदेश के निजी क्षेत्र के टी.एस. मिश्रा विश्वविद्यालय लखनऊ की स्थापना के संबंध में रखे गए प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मंत्रिमंडल की बैठक में वन महोत्सव 2023 के सफल आयोजन की कार्ययोजना पर विमर्श किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रदेश सरकार 22 जुलाई को पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ के संदेश के साथ वन महोत्सव मनाएगी। इस वर्ष सरकार ने 35 करोड़ पौधरोपण का लक्ष्य रखा है। सरकार आम लोगों किसानों को भी पौधरोपण के लिए प्रोत्साहित करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 6 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने 131 करोड़ से अधिक पौधरोपण किया है। इस वर्ष 35 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। 2027 तक प्रदेश में 15% हरित क्षेत्र होगा। ये लक्ष्य जनसहयोग से ही हासिल होगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से आज राजभवन में भारतीय प्रशासनिक सेवा 2022 बैच के 14 परिवीक्षाधीन अधिकारियों ने शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि सरकार और आम लोगों को आपसे बहुत उम्मीदें हैं। ऐसे में आप अपनी जिम्मेदारी को समझें और सेवा भाव से कार्य करें। साथ ही इस बात का विशेष ख्याल रखें कि कोई भी फरियादी आपके पास से निराश होकर न जाए। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य तेज गति से चल रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के महासचिव चंपत राय ने कल भदोही में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा अगले वर्ष 15 से 24 जनवरी के बीच उपयुक्त तिथि पर की जाएगी। भगवान की गर्भगृह में जो मूर्ति की प्रतिष्ठा होगी वो भगवान का बालक रूप है। 5 वर्ष का बालक। प्रतिमाओं का निर्माण अयोध्या में शुरू हो गया है। मंदिर की चौखट मार्बल की है, लेकिन उसके दरवाजे किवाड़ वो लकड़ी महाराष्ट्र की है। उसके नक्काशी का काम भी अयोध्या में प्रारंभ हो गया है। भूतल जहां बालक रूप में राम विराजित होंगे, ये सारे निर्माण कार्य ऐसा लगता है अक्टूबर तक हम पूरा कर लेंगे। छोटी मोटी बातें बची रहेंगी, उसे आप फिनिशिंग टच कह सकते हैं, वो दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। मकर संक्रांति 15 जनवरी 2024 से 24 जनवरी के बीच में जो भी तिथि उपयुक्त पाई जाएगी, भगवान की प्राण प्रतिष्ठा उस दिन हो जाएगी। 21 लाख घन फुट ग्रेनाइट, सैंडस्टोन और मार्बल इस मंदिर में उपयोग हो रहा है। मंदिर का एक एक आयाम, एक एक अंग इस प्रकार से बनाया जा रहा है, उसे लगभग 1000 साल तक कोई रिपेयर की आवश्यकता न पड़े। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर आज गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना इलाके में स्कूल बस और कार की टक्कर हो गई। हादसे में कार सवार 2 बच्चों और 1 महिला समेत 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हैं। अपर पुलिस उपायुक्त ने बताया कि नोएडा के एक स्कूल की बस दिल्ली के गाजीपुर से सीएनजी भरवाकर एक्सप्रेसवे पर मेरठ की तरफ उल्टी दिशा से जा रही थी। उसी दौरान मेरठ की ओर से आई कार की बस में टक्कर हो गई। हादसे में कार सवार 8 लोगों में से 6 की मौत हो गई। हादसे के वक्त स्कूल बस में बच्चे नहीं थे। बस चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क हादसे में हुई जनहानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने जिले के अधिकारियों को घायलों का इलाज कराने के निर्देश दिए हैं।